वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 16 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 16 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, केटी शाह का प्रसिद्ध उद्धरण, एक चेक जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक के संसाधनों की अनुमति पर ही संभव। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग से संबंधित है? प्रस्तावना से, मौलिक अधिकारों से, राज्य के नीति निषेध तत्व या मौलिक कर्तव्य से? इसका आंसर है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निषेध सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, लोगों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से संबंधित सरकार की नीतियों को आकार देने में मदद करने के लिए इन्हें भारतीय संविधान किन्हें राज्य के नीति निषेध तत्वों को अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इनको शामिल किया गया है। निर्देशक तत्वों की मुख्य रूप से उनके न्याय संगत चरित्र के कारण आलोचना की गई है, यानी कोई भी उनके कार्यान्वयन के लिए सरकार के खिलाफ न्यायपालिका में नहीं जा सकता, यानी रिट जारी नहीं कर सकता या करवा सकता, वो केवल मौलिक अधिकारों के लिए है। केटी शाह ने, अलग अलग लोगों ने इनके बारे में कुछ कहा है, जैसे कि केटी शाह हो गए, टीटी कृष्णाचारी हो गए, केशी वेयर हो गए और सर आइवर जेनिंग्स। केटी शाह ने राज्य के नीति निषेध तत्वों को अतिरेक कर्मकांडी करार दिया और उनकी तुलना एक चेक जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक के संसाधनों की अनुमति पर ही संभव से तुलना की है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। टीटी कृष्णाचारी ने निदेशक तत्वों को भावनाओं का एक स्थायी कूड़ेदान बताया। केशी वेयर ने उन्हें लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और कहा कि वे केवल नैतिक उपदेशों के रूप में काम करते हैं। और सर आइवर जेनिंग्स ने निदेशक तत्वों को केवल कर्मकांडी आकांक्षाएं माना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आती है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किसकी परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 की 12 इंपॉर्टेंट है। हर अनुसूची में क्या है आपको पता होना चाहिए। तो 12वीं अनुसूची में किसकी परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार हैं, पहले उनको देख लेते हैं। राष्ट्रपति के हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हैं, इसके अलावा जो राज्य के हाई कोर्ट होते हैं उनके न्यायाधीशों के हैं, राज्य के सभापति उपसभापति के हैं, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के हैं। भारत के महान्यायवादी के नहीं है, इसकी जगह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता तो उनके होते। ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र है, तो जो राष्ट्रपति तय करेगा वही परिलब्धियां, भत्ते भत्ते इनको मिलेंगे। तो दूसरी अनुसूची जो है इसमें निम्नलिखित के संबंध में परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान है। कौन कौन है निम्नलिखित में? भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, फिर राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति जिन स्टेट में भी होगी, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हैं इसमें, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हैं इसमें। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी हैं इसमें, लेकिन भारत के महान्यायवादी इसमें नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे वो। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कथन है, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? किसी उच्च न्यायालय में यानी राज्य के, स्टेट के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, स्टेट के जो हाई कोर्ट होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति अगर करेंगे राष्ट्रपति तो भारत के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श की आवश्यकता होती है। दूसरा वाला सही है, लेकिन राज्य के राज्यपाल से भी होती है। ठीक है, पहला वाला गलत है।
तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। देखिए, मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उस राज्य के राज्यपाल और उस राज्य के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। मतलब स्टेट के जो जो हाई कोर्ट है उसमें जो दूसरे जजों की नियुक्ति होनी है, तो उस हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उससे भी परामर्श किया जाता है। तो इसमें 3 लोगों का परामर्श लग रहा है देखा जाए तो। ठीक है, उस राज्य के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है, तो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की, भारत के मुख्य न्यायाधीश की और राज्यों के राज्यपाल। तीसरे न्यायाधीश मामले में 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने राय दी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए। इस प्रकार भारत के मुख्य न्यायाधीश की एकमात्र राय अकेले परामर्श प्रक्रिया का गठन नहीं करती। तो पहला वाला है इनकरेक्ट, दूसरा वाला करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 को भारतीय संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा गया है। कहा है डॉक्टर अंबेडकर ने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। देखिए, यहाँ अनुच्छेद 32 ही होना चाहिए। अनुच्छेद 32 के तहत ही 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, इसलिए हृदय संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा डॉक्टर अंबेडकर ने। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा, एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान निरर्थक होगा। उन्होंने इसे संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है। ठीक है, तो नाम लेकर पूछे कि किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और उसकी आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32। तो किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 35। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में यह माना है कि अनुच्छेद 32 संविधान की मूल विशेषता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति है, जिसमें 5 प्रकार के रिट हैं: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षय और उत्प्रेषण की प्रकृति। ठीक है, जो भी उचित समझे वो रिट निकाल सकता है। और ये 5 प्रकार के रिट राज्य के उच्च न्यायालय भी निकाल सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत और 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? न्यायाधीशों के पेंशन और भत्ते, कर्मचारियों के पेंशन और भत्ते, प्रशासनिक खर्च, न्यायाधीशों की पेंशन। देखिए, कर्मचारी जो हाई कोर्ट में काम करते हैं उनके वेतन भत्ते और उनकी पेंशन भी राज्य की संचित निधि से ही जाती है। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भी राज्य की संचित निधि से जाते हैं, प्रशासनिक खर्चे भी राज्य की संचित निधि से जाते हैं, लेकिन न्यायाधीशों की जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से जाती है। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। देखिए, न्यायाधीशों के पेंशन, ध्यान से सुनिएगा इसको, न्यायाधीशों के पेंशन और भत्ते राज्य की संचित निधि से। जो कर्मचारी काम करते हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन, कर्मचारियों की बात हो रही है, ये राज्य की संचित निधि से। उच्च न्यायालय के प्रशासनिक खर्चों का भार भी राज्य की संचित निधि से। इस प्रकार इन पर राज्य विधायिकाओं में मतदान नहीं किया जा सकता, हालांकि उन पर चर्चा की जा सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है, ना कि राज्य की संचित निधि से। इस चीज़ को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है। ये तो स्टेट में हो गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनका तो सब कुछ भारत की संचित निधि से जाता है, इनका भी सब कुछ राज्य की संचित निधि से जाता है, स्टेट के हाई कोर्ट का, लेकिन पेंशन नहीं जाती न्यायाधीशों की खासकर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के बीज सबसे पहले 1976 में मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई मामले में न्यायमूर्ति कृष्णा अबियर द्वारा बोए गए थे।
भारत में जनहित याचिका प्रावधानों को रूसी न्यायशास्त्र से लिया गया है। जनहित याचिका यानी पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, रूसी नहीं, अमेरिकी न्यायशास्त्र से लिया गया है। गलत है दूसरा वाला, पहला वाला ही केवल करेक्ट है। गलत बताना है अपने को, तो दूसरा हो जाएगा इसका। देखिए, अभिव्यक्ति यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल को अमेरिकी न्यायशास्त्र से उधार लिया गया है, जहां इसे गरीबों, नस्लीय अल्पसंख्यकों, असंगठित उपभोक्ताओं, पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में भावुक नागरिकों आदि जैसे पहले से गैर प्रतिनिधित्व वाले समूहों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के बीच सबसे पहले 1976 में मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई मामले में न्यायमूर्ति कृष्णा अव्वियार द्वारा बोए गए थे। जनहित याचिका का पहला रिपोर्ट किया गया मामला हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 था, जो जेलों और विचाराधीन कैदियों की अमानवीय स्थितियों पर केंद्रित था, जिसके कारण 40,000 से अधिक विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया था। जनहित याचिका आंदोलन का एक नया युग न्यायमूर्ति पीएन भगवती द्वारा एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ ये मामले में शुरू किया गया था। ये नाम याद रखिएगा, पीएन भगवती। संसद और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 101 के तहत जीएसटी लाया गया। देखिए, 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण बंद कर दिया और एससी एसटी के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया। है संशोधन हुआ था 25 जनवरी 2020 को लागू। 101वें संवैधानिक संशोधन ने जीएसटी पेश किया, वस्तु एवं सेवा कर। 102 ने क्या किया? संवैधानिक संशोधन 102, इसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को अधिकतम 10% आरक्षण प्रदान किया। भारतीय संविधान के 105वें संशोधन ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने की राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल कर दिया, यानी एसईबीसी। निम्नलिखित में से कौन से भारत में दबाव समूह हैं? ठीक है, जो सरकार पर दबाव बनाते हैं अपनी नीतियों को लागू करवाने के लिए। व्यापार संघ, कृषि समूह, छात्र संगठन, स्वयं सहायता समूह, जनजातीय समूह। देखिए, सबको आंदोलन करते देखा होगा आपने अपनी नीतियों को लागू करवाने के लिए या उनमें संशोधन करवाने के लिए जो सरकार उन पर थोपती है। ठीक है, छात्र संगठन को भी देखा होगा, कृषि पर तो चल रहा है कई सालों से। व्यापार संघ भी हैं इसमें, जनजातीय संगठन भी हैं, जातीय संगठन भी होते हैं। स्वयं सहायता समूह इसमें नहीं होते, क्योंकि स्वयं सहायता समूहों को तो उल्टा सरकार पैसे देती है, सरकार पोषित करती है, वित्त पोषित करती है, तो ये नहीं होगा। अब जहाँ जहाँ 4 है उसको हटा दो, 1 2 3 5 इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 5 यानी सी होना चाहिए। दबाव समूह है क्या? दबाव समूह ऐसे लोगों का समूह है जो अपने सामान्य हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए सक्रिय रूप से संगठित होते हैं। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सरकार पर दबाव डालकर सार्वजनिक नीति में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। यह सरकार उसके सदस्यों के बीच संपर्क का काम करता है। भारत में दबाव समूह कौन कौन से हैं? व्यापारिक समूह हो गए, व्यापार संघ हो गए, कृषि समूह हो गए, छात्र संगठन, व्यावसायिक संघ, धार्मिक संगठन, जातीय समूह, जनजातीय संगठन, भाषाई समूह, विचारधारा आधारित समूह, ठीक है, अनोमिक समूह। तो ये हो गए दबाव समूह। जो स्वयं सहायता समूह हैं, लोगों के छोटे समूह हैं, मुख्य रूप से महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं और पैसे बचाने और एक दूसरे को ऋण प्रदान करने के लिए एक साथ आती हैं। वे उद्देश्य राशि और ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची सहित बचत और ऋण गतिविधियों पर एक साथ निर्णय लेते हैं। सरकार इन समूहों को वित्तीय सहायता देती है, इसलिए ये दबाव समूह नहीं हैं। तो 4 को एलिमिनेट करके सारे
क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे दंड से संबंधित है? अनुच्छेद 13, 20, 21, 18। दोहरे दंड से संबंधित है अनुच्छेद 20। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, दोहरा दंड एक कानूनी शब्द है। इसका अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 300 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा। तो विकल्प भी करेक्ट हो गया। अनुच्छेद 20 किसी आरोपी व्यक्ति को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी या निगम जैसा कानूनी व्यक्ति। ठीक है, आपातकाल में भी जो अनुच्छेद नहीं डिसॉल्व होते वो 20-21 ही हैं, जिनमें से एक 20 है। क्वेश्चन नंबर 10, एक विदेशी नागरिक निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का हकदार है? धर्म के आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 है ये तो नहीं है उसके पास, ये है पहला। ठीक है, देखिए ये जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ है? 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में है। अब इन एक एक आर्टिकल में क्या क्या लिखा है आपको सब पता होना चाहिए। जो मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध हैं वो हैं 15, 16, 19, 29 और 30। अब इसके अलावा जितने बच गए ना, इस चीज़ को याद रखिएगा तो कभी गलत नहीं होगा प्रश्न। इसके अलावा जितने बच गए वो भारतीय नागरिकों के लिए भी हैं और विदेशी नागरिकों के लिए भी है। ठीक है, तो ये 19 में है तो ये तो नहीं होगा, केवल भारतीयों के लिए है। और ये पूछ रहा कौन सा है तो केवल एक है इसका आंसर। देखिए, भारत में एक विदेशी नागरिक धर्म के अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के लिए पात्र है। अनुच्छेद 26 में है ये, तो पहला सही है। सरकारी नौकरियों में भेदभाव पर प्रतिबंध तथा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, तो दूसरा वाला नहीं है, अनुच्छेद 19 है ये। विदेशियों को उपलब्ध कुछ मौलिक अधिकार, ठीक है, शत्रु देश को छोड़कर सारे ही हैं। 15, 16, 19, 29, 30 को अगर छोड़ दो तो जैसे कि 14 भी है, उनको कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण है उनको। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 भी है उनके पास, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। 21A भी है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अधिनियम का वर्ष, खान अधिनियम 1952, प्रशिक्षु अधिनियम 1961, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1976। खान अधिनियम 52, प्रशिक्षु अधिनियम 61, न्यूनतम वेतन अधिनियम 48। ठीक है, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1976 नहीं बल्कि 1958 का है, डी गलत है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 याद रखिएगा। किसी भी कारखाने, खाद्यान्न या अन्य खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। यह किसी भी हानि रहित या निर्दोष कार्य में उनके रोजगार पर रोक नहीं लगाता। इन प्रावधानों के अनुसार कई अधिनियम पारित किए गए हैं। उदाहरण के लिए बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, खान अधिनियम 1952, प्रशिक्षु अधिनियम 1961, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 है, वहाँ 76 लिखा है, गलत है। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित हुई 1976 में, सी है इसका आंसर। 1976 में मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की गई। मौलिक कर्तव्य की अगर यहाँ बात हो रही है तो उसको भी देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य का जो विचार है भारत में वो सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरित है। भारत में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, भाग 4 के ए में इसको जोड़ा गया। भाग 4 में जोड़ा गया तो 4 का ए हो गया वो। ये मूल रूप से जब जोड़े गए थे 1976 में
तो 10 थे। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और जोड़ा गया तो टोटल 11 हो गए। वर्तमान में भी टोटल 11 हैं। अनुच्छेद 51 ए में है और 4 के ए में है। 11 हैं, 11 के 11 को याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। निर्देशक तत्वों के साथ जोड़कर पूछते हैं कि अलग अलग कर दो, कौन सा निर्देशक तत्व है, कौन सा मौलिक कर्तव्य है इनमें। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का हिस्सा है, पूछ रहा है। तो केवल इलेक्टेड मेंबर ही राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। जहां जहां नॉमिनेटेड लिखा है यानी मनोनीत लिखा है उनको हटा दीजिए। मनोनीत तो होगा नहीं। निर्वाचित राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो हैं वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के भी, और राज्यों की विधानसभा, केवल विधानसभा, विधान परिषद नहीं, उनके निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुदुचेरी के की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो केवल 1 और 3 हो गया यहाँ पर। इसके अलावा उपराष्ट्रपति पूछ ले तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, उसमें नॉमिनेटेड भी हो गए, निर्वाचित मनोनीत दोनों, केवल स्टेट में कुछ नहीं। देखिए, भारतीय राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिसमें वोट राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कानून निर्माताओं द्वारा डाले जाते हैं। ये चुनाव भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित और देखरेख किए जाते हैं। निर्वाचक मंडल संसद के ऊपरी और निचले सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बना है। बात राष्ट्रपति की हो रही है यहाँ पर, तो राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैच वैच करने के लिए पूछ लेते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल है। और 57 में है एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है, यानी पुनः चुनाव के लिए वो पात्र होगा। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं हैं, ठीक है, वो है जैसे कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, ये सब कुछ। नंबर 14 नंबर में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि से संबंधित है? देखिए, भारत की संचित निधि है, दूसरी होती है आकस्मिक निधि, तीसरी होती है राज्यों की आकस्मिक निधि। तो अनुच्छेद 266 के 1 में है भारत की संचित निधि, ठीक है। 67 1 में है भारत की आकस्मिक निधि। तो भारत की संचित निधि या समेकित निधि का गठन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत किया गया है। यह एक फंड है जिसमें सभी प्राप्तियां जमा की जाती हैं और सभी भुगतान डेबिट किए जाते हैं। भारत सरकार की ओर से सभी कानूनी रूप से अधिकृत भुगतान इसी फंड में किए जाते हैं। तो बी करेक्ट हो गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान है और 267 के तहत प्रत्येक राज्य की अपनी आकस्मिक निधि स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? इंपॉर्टेंट है प्राक्कलन समिति, कई बार एग्जाम में प्रश्न बने इस पर, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग बार बने, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट का कोई भी पीसीएस हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 जो हैं वो लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं होता इसमें। इस समिति का कार्यकाल 1 साल का होता है। देखिए, संसद की प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। सभी 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। इन सदस्यों को प्रत्येक वर्ष लोकसभा द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के अनुसार अपने स्वयं के सदस्यों में से चुना जाता है। इस प्रकार इसमें सभी दलों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। इसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का, ठीक है। इसके अलावा जो लोक लेखा समिति होती है उस पर भी कई बार प्रश्न बने। उसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 + 7, 15 होते हैं लोकसभा के, 7 होते हैं राज्यसभा के। एक सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है, उसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा के, 7 होते हैं राज्यसभा के। चलिए, तो 15 प्रश्न थे इंडियन पॉलिटी के, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पूरे साल के लिए फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं।